नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार में बुधवार को चौथे चरण के लिए हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरियों के चुनाव में 62 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जिला पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच के पदों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हर चरण में मतदान हो रहे हैं। इस चरण में 799 पंचायतों के लिए 88,137 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों और ईवीएम में कैद हो रहा है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की तैयारियां की है। जगह जगह बारिश के कारण मतदाताओं को परेशान जरूर देखा गया। कई जगह ईवीएम भी खराब मिले हैं। क्या बुजुर्ग, क्या दिव्यांग, सभी गाँव की सरकार को चुनने के लिए बारिश के बीच मतदान केंद्र पर पहुँचते दिखे। इस बार कोरोना की वजह से पंचायत चुनाव में थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन ग्रामीणों का उत्साह कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि हर चरण में लोग घरों से बाहर आकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र और किशनगंज में लगातार हो रही बारिश के चलते टेढ़ागांच, दिगलबैंक प्रखंड के निचले इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। फसलें पानी में डूब गई हैं। लोग बाढ़ की भयावता से परेशान हैं। तराई क्षेत्रों सहित नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे किशनगंज जिले की नदियां उफान पर हैं। नदियों का पानी निचले भागों में फैलने लगा है और इससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पहले से ही नदियों में पानी भरा था, ऊपर से लगातार बारिश ने मुसीबत को दुगना कर दिया है। कई नदियां एक बार फिर से खतरे के निशान के पास पहुंचती दिख रही हैं। जिले में मुख्य नदी महानंदा है। 2-3 प्रखंड क्षेत्र का बड़ा हिस्सा प्रत्येक साल बाढ़ की विभीषिका झेलता है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई मुख्य रास्ते पर पानी आ गया है। इस बार लगभग 6 महीने से इलाके के लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। नेपाल की ओर से पानी छोड़े जाने के बाद जोगबनी के बकरा नदी में जल स्तर बढ़ गया है। शहर में नदी का पानी घुस गया है, जिसके चलते जोगबनी शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। इंदिरानगर मोहल्ले के लोगों की माने तो 2017 जैसे हालात बन गए हैं। फारबिसगंज एसडीएम सुरेंद्र अलबेला ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए टीम को जोगबनी भेजा गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से अक्टूबर में ऐसे हालात बने हैं। खासकर परमान बकरा जैसी नदियों में भयंकर जलस्तर बढ़ा है। इन नदियों में जलस्तर बढ़ने से अररिया के कुछ गांवों में पानी प्रवेश कर गया है, जबकि कई सड़कों पर पानी चढ़ जाने से आने जाने में असुविधा हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कुछ निचले इलाकों के गाँव में तो पानी भी प्रवेश कर गया है। कई महीनों से बाढ़ का दंश झेल रहे इलाके के लोगों के लिए 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने मुसीबत एक बार फिर से बढ़ा दी है। सोचो किसी के घर के युवक के मरने के बाद पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ हो और सालों बाद अगर वह युवक घर जिंदा वापस लौट जाए तो उस घर के परिवार की हालत क्या होगी। परिवार में अचानक कितनी खुशी होगी यह तो सब जानते हैं। ऐसा ही एक मामला नरकटियागंज भी सामने आया है, जहां 5 साल पहले मृत व्यक्ति अचानक जिंदा हो गया। जिस व्यक्ति को मरा हुआ मान लिया गया था, वह व्यक्ति 5 साल बाद घर पहुंच गया, जिसके बाद उसे देखने वालों की भीड़ लग गई, जबकि उसकी हत्या के आरोप में पत्नी और ससुराल वाले सजा काट रहे थे। ये पूरा मामला साठी थाना क्षेत्र के कटहरी गांव का है। विकास कुमार ने अपने भाई राम बहादुर राव की हत्या का केस 2016 में बेतिया न्यायालय में दर्ज कराया था, जिसमें विकास ने राम बहादुर राव की पत्नी और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि इस मामले में सभी आरोपी हाईकोर्ट से जमानत पर हैं, लेकिन अचानक 5 साल बाद राम बहादुर राव के सामने आ जाने से सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस अपहरण और हत्या के इस मामले को नए सिरे से अनुसंधान करने में जुट गई है। गया में कब्रिस्तान में मिल रहा है कोरोना का टीका। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। दरअसल गया में कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कब्रिस्तान में वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग टीका लेने के लिए आ रहे हैं। करीमगंज और न्यू करीमगंज में बड़ी संख्या में लोग इस वैक्सीनेशन सेंटर पर आ रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। दरअसल अफवाह की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग वैक्सीन नहीं ले रहे थे, जिसके बाद बुद्धिजीवियों ने कब्रिस्तान में वैक्सीनेशन सेंटर खोलने और सबको टीका दिलाने की पहल की।
टीकाकरण जागरूकता अभियान इस प्रकार चलाया गया कि जब भी कब्रिस्तान में कोई अंतिम संस्कार करने वाला व्यक्ति आता है तो वार्ड पार्षद और कब्रिस्तान समिति के सदस्यों ने अंतिम संस्कार में उपस्थित लोगों को टीका और इसके लाभों के बारे में जानकारी दी, ताकि अधिक से अधिक लोगों को टीका लग सके। पंचायत चुनाव को लेकर बेगूसराय की पुलिस काफी ज्यादा चौकन्नी है। सबसे ज्यादा डर बूथ लुटेरों का है। इतना डर कि पुलिस को लगता है कि बेगूसराय के बच्चे भी बूथ लूट सकते हैं। यह सच है कि आजाद भारत का पहला बूथ लूट कांड बेगूसराय में ही हुआ था, लेकिन उसमें भी कम से कम 10 साल के बच्चे तो शामिल नहीं रहे होंगे। पंचायत चुनाव में 10 साल का बच्चा भी बूथ लूटने, चुनाव में हिंसा फैलाने और खून खराबा कर अशांति फैला सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तो बेगूसराय पुलिस का मानना है। अगर ऐसा नहीं होता तो पुलिस 10 साल के 2 बच्चों पर नकेल कसने के लिए धारा 107 की कार्रवाई नहीं करती। बेगूसराय पुलिस के इस कारनामे से एक परिवार एसडीओ कोर्ट का चक्कर लगाने को मजबूर है। जिले के सदर प्रखंड में 15 नवंबर को पंचायत चुनाव को लेकर मतदान होना है। मतदान में कोई व्यवधान न हो, इसलिए पुलिस इलाके में अशांति फैलाने वाले लोगों पर 107 की कार्रवाई करती है। मुंगेर के थोक किराना व्यापारी के स्टाफ से हुई 49 लाख नगद लूट मामले का पुलिस ने 12 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने असरगंज के चोरगांव स्थित 2 घरों से 44,13,900 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में दंपति सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दंपति ने पैसे को जमीन में गाड़ दिया था। लूट मामले का पर्दाफाश पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। लूट की इस घटना को दशरथ यादव उर्फ बहरा और सन्नी यादव ने अंजाम दिया था। दोनों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। एसपी ने बताया कि लूट की घटना के बाद घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाला गया। वैज्ञानिक अनुसंधान में देर रात असरगंज के चोरगांव में अनिल यादव और जूली देवी के घर में छापेमारी की गई। दोनों ने पूछताछ के क्रम में पैसे छिपाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने दंपति के घर के सीढ़ी के पास जमीन खोदकर 25 लाख रुपए बरामद किए हैं। फारबिसगंज के जोगबनी थाना अंतर्गत पिपरा पंचायत के कोलुआ चौक के समीप ग्रामीणों ने चोर की आशंका पर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक की पिटाई के बाद भीड़ ने उसके हाथों को रस्सी से बांध दिया और सजा के रूप में लोगों ने युवक के सर के बाल भी मुड़वा दिए। युवक नेपाल क्षेत्र के नया भंसार के समीप का रहने वाला बताया जा रहा है कि युवक नेपाल से भारतीय क्षेत्रों में घूमने की नियत से आया था। सड़क पर खड़ी बाइक पर बैठ गया, जिसमें बाइक वाले को शंका हुई कि कुछ लोगों ने चोर चोर का हल्ला मचा दिया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने युवक को जमकर पिटाई कर दिया। हालांकि बाद में भीड़ को देखकर लोगों ने सूझबूझ से युवक को भीड़ से बाहर निकाला। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया है। जोगबनी थानेदार आफ्ताब अहमद ने बताया कि घटना की जानकारी उन्हें नहीं है। मामले की छानबीन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह में प्रेमी युगल की बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। गांवा थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव की ये घटना है, जहां प्रेमी युगल को बीती रात ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने पूरी रात प्रेमी को रस्सी से बांधकर रखा। वहीं उस पर माता पिता को भी बुलाने का दबाव डाला गया। प्रेमी युवक सरलाडीह टांड निवासी है, जो बीती रात अपनी प्रेमिका से मिलने किशनपुर पहुंचा हुआ था। इस दौरान प्रेमी को लोगों ने पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। रात भर बंधक बनाकर रखने के बाद ग्रामीणों ने युवक के परिजनों को बुलाया और प्रेमी युवक पर 1,51,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया, जिसका भुगतान करने के बाद दोबारा ऐसा न करने की नसीहत देते हुए उसके परिजनों को सौंपा गया। वहीं गांवा थाना प्रभारी ने इस मामले में किसी भी तरह की शिकायत मिलने से इनकार किया है और शिकायत मिलने पर उचित जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। मुजफ्फरपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जमकर लाठी डंडे चली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला तुर्की ओपी क्षेत्र का है। दुर्गा पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी दौरान मारपीट शुरू हो गई। 2 लोगों को दौड़ा कर पीटा गया।
बाद में स्थानीय लोगों ने दोनों को बचाया। घायल लोगों का नाम भानु प्रताप और लक्ष्मण कुमार है। वीडियो 16 अक्टूबर की रात का बताया जा रहा है कि दोनों भाई आगे में बैठकर कारगिल देख रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनसे पीछे बैठने को कहा। इससे इनकार करने पर लाठी, डंडे और हॉकी स्टिक से दोनों की पिटाई की गई। सूत्रों की माने तो सांस्कृतिक कार्यक्रम की जगह नर्तकियां ठुमके लगा रही थी। इलाके में इसकी चर्चा भी है, लेकिन आयोजकों ने आवेदन में सांस्कृतिक कार्यक्रम लिख कर दिया है। पुलिस भी इससे इनकार कर रही है। मधेपुरा का जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल सिस्टम की लापरवाही के कारण बदहाल है। 800 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन यहाँ पर मरीजों को डॉक्टर मिलते ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज में ओपीडी का टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक का है, लेकिन 10 बजे से पहले किसी विभाग के किसी कमरे में डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल अधीक्षक इस मामले पर कुछ बोलते नहीं है। जब हमारे सहयोगी ने उनसे बात करने की कोशिश की तो कैमरे से भागते नजर आए। मधेपुरा में 800 करोड़ की लागत से बना जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थापना काल से ही अपने कम संसाधन का रोना रो रहा है। इस अस्पताल को लेकर रोज लोगों की शिकायतें सामने आ रही हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी अनुपस्थित रहते हैं। सवाल है कि अरबों रुपए खर्च करने का आखिर फायदा क्या है? दुर्गा पूजा के साथ ही बिहार में त्योहारों का सीजन चल रहा है। देश भर में रहने वाले प्रवासी कई दिनों से अपने घर को लौट रहे हैं। वहीं सभी रूटों से बिहार आने वाली ट्रेनों में टिकटों की भी भरपूर बुकिंग हुई है। इसी बीच कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकारी निर्देशों के तहत ही पूजा के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों की जांच का निर्देश तो दिया ही गया है, लेकिन इसमें हर स्टेशन पर भारी लापरवाही देखी जा रही है, जो भारी भी पड़ सकती है। पटना रेलवे जंक्शन के अलावा जिलों के स्टेशनों पर स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टेस्ट करने के लिए तैनात तो किया गया है। उन्हें बाहरी राज्यों से ट्रेन में सवार होकर आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन लगभग सभी स्टेशनों पर इसमें भारी लापरवाही देखी जा रही है। आदिवासियों के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन धरातल पर सब कुछ वैसा नहीं है। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड का यह है सिरोईकला पंचायत का टिकट चुया टोला। यह आदिवासी बाहुल्य इलाका है। कहने को तो सरकार की नई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इस गांव की हालत देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि कैसे अपना जीवन काट रहे हैं लोग। जंगलों में वास करने वाला यह कोरवा समुदाय है। इनके घर तक जाने के लिए न पुल है न सड़क, खाने को न राशन है न तो रहने को घर। पथरीले इलाके में रहने वाले इन आदिवासी परिवार की जमीन पर वन विभाग ने ट्रेंच गाड़ रखा है, जिससे उनके सामने अब रहने के भी लाले पड़ गए हैं। हाँ, केंद्र सरकार की शौचालय योजना का लाभ गांव के लोगों को जरूर मिला है। 4 महीने से इन परिवारों को राशन नहीं मिला। जब हो हंगामा हुआ तो दशहरा पूजा से पहले 1 महीने का राशन मिला। यहाँ का आदिवासी परिवार पूरी तरह जंगल पर आश्रित है। शेखपुरा जिले के कुसुम्भा ओपी अंतर्गत खगड़ा गांव की महिलाएं मगही पान की खेती कर रही हैं। इस काम में मां को उनकी बेटियां सहयोग कर रही हैं। शेखपुरा का मगही पान का बनारस के बाजारों में काफी डिमांड है। अच्छी आमदनी का जरिया भी है, लेकिन दिक्कत हो रही है कि इस वर्ष पान का पत्ता सड़ जा रहा है, जिसके बचाव के लिए किसानों को जानकारी नहीं है। नहीं कृषि विभाग द्वारा कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। महिला किसान को पिछले 3 वर्ष से बैंक और दूसरी संस्थाओं से सहयोग राशि नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कर्ज लेकर पान की खेती की जा रही है। मगही पान से दूसरों की होठों की लाली बिखेरने में अपनी अपनी अहम भूमिका निभाने वाली महिला किसानों की स्थिति खराब है। एक समय था जब गांव के ज्यादातर किसान पान की खेती करते थे, लेकिन अब गिनती के 25 से 30 किसान ही पान की खेती करते हैं। इसका मुख्य कारण पान का सही मूल्य नहीं मिलना है।
सिमडेगा में 20 अक्टूबर से हॉकी के महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। 11वीं जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का सिमडेगा में आयोजन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। इस आयोजन की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हॉकी चैंपियनशिप में 27 टीमें भाग लेंगी। इस दौरान हॉकी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। प्रतियोगिता के उद्घाटन के साथ ही सिमडेगा को 100 करोड़ की योजनाओं का लाभ सीएम देंगे। इसमें इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का भी शिलान्यास किया जाएगा। जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आगाज 20 अक्टूबर को होना है, जिसकी पूरी तैयारी चल रही है। मैदान का सुंदरीकरण से लेकर टीम के ठहरने वगैरह की सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है। वहीं चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए देश के कई राज्यों से टीमों का आना जारी है। इधर प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह जुटा है। हॉकी और तीरंदाजी के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले खेल प्रदेश झारखंड की बेटियों ने अब फुटबॉल में भी अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। बेटियों की मेहनत का असर ऐसा है कि राज्य की 8 खिलाड़ियों का चयन अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम कैंप के लिए किया गया है, जिसमें रांची के खेलगांव की JSSPS की 3 फुटबॉलर भी शामिल हैं। इसमें निशिमा कुमारी को बकायदा AISF की तरफ से पत्र भेजकर जमशेदपुर में चल रहे नेशनल कैंप में शामिल कर लिया गया, जबकि 7 लड़कियों को अभी पत्र मिलना बाकी है। JSSPS में इस समय अंडर 17 में कुल 25 लड़कियां फुटबॉल का प्रशिक्षण ले रही हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा धनबाद में 16 से 17 अक्टूबर को टैलेंट हंट अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य झारखंड की प्रतिभावान खिलाड़ियों को नेशनल कैंप में शामिल कराना था। इस शिविर में JSSPS के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। JSSPS की निशिमा कुमारी, रोशनी तिग्गा और सुष्मिता कुमारी का चयन कैंप के लिए किया गया है। नेतरहाट का मनोरम दृश्य किसी को भी आकर्षित कर सकता है। छोटा नागपुर की पहाड़ियों में लगभग 3,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नेतरहाट में अभी से ही पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। शुक्रवार से लेकर रविवार तक होटलों के सभी कमरे पहले से ही बुक है। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारियों तक को ठहरने के लिए होटल नहीं मिल पा रहे। खासकर सनराइज और सनसेट के लिए नेतरहाट पूरे देश में लोकप्रिय है। इस रेंज में पहाड़ों की संख्या काफी ज्यादा है। यही कारण है कि नेतरहाट को पहाड़ों की मलिका भी कहते हैं। सुबह सुबह पर्यटकों को यहाँ एक अलग सा सुकून मिलता है। प्राकृतिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ की हवाओं में अलग ही ठंडक है, जो लोगों को रोमांचित कर देती है। झारखंड के अन्य हिस्सों के मुकाबले यहाँ का तापमान हमेशा लगभग 6 डिग्री कम होता है। यही कारण है कि पर्यटकों का जमावड़ा पूरे साल यहाँ लगा रहता है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में अक्टूबर का आधा महीना बीतने के साथ ही बर्फबारी का दौर भी आरंभ हो गया है। विश्व विख्यात रोहतांग दर्रा में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। यहाँ जब जब आसमान से सफेद फाहों की बरसात होती है, पूरी की पूरी जमीन दिलनशी हो जाती है। ये दिलकश तस्वीरें पर्यटन नगरी मनाली की है, जहाँ इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। मनाली के साथ साथ रोहतांग दर्रा और अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर भी सीजन की पहली बर्फबारी से पूरे इलाके को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया है। मनाली के आसपास के क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी के बाद पूरी घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। घाटी में बर्फबारी के बाद के मनमोहक नजारों को देखने के लिए अब पर्यटकों ने भी मनाली का रुख करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले तक यहाँ सैलानियों का सूखा पड़ा था, लेकिन अब यहाँ की रौनक लौट आई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।